फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। प्राइमरी शिक्षक के लिए आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और उस तैयारी को और अच्छी करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का, लिंग तो हमने पहले वीडियो पर बता दिया था लिंग के बारे में, यानी संज्ञा के बाद जो संज्ञा में सम्मिलित हैं, लिंग है, वचन है, कारक हैं। ये तीन टॉपिक के अंतर्गत संज्ञा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हुए है, लेकिन लिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिंग के बारे में इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके आगे हम संज्ञा और विभक्ति और सर्वनाम के बारे में आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिंग आपके सामने ही है। लिंग में देखिए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, हिंदी में दो ही लिंग होते हैं और इसका पहले का नाम है पुल्लिंग और दूसरे का नाम है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्री। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पर शब्द आ जाएंगे जहाँ पर आपको दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये खटमल, तिलचट्टा, उल्लू, पक्षी, कौवा, तोता, इनको ये इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं है। इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से। खटमल, तिलचट्टा, उल्लू, पक्षी, कौवा, तोता, इनको याद कर लेना है। ये टोटल हो गए 6। तो ये जो आते हैं ये नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं, यहाँ पर आदि लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर 99% इन्हीं में से पूछा जाता है कि ये इनका क्या लिंग है। ठीक, तो ये नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, यदि इन्हें स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना है तो लिंग भेद के लिए जैसे मादा यानी और पुल्लिंग का बोध कराने के लिए नर शब्द जोड़ देते हैं। मान लीजिए हम उल्लू आपको बताएं यहाँ पर। अब उल्लू जो है यह नित्य पुल्लिंग में आता है, लेकिन अगर मादा में बताना है, पुल्लिंग यहाँ पर जब लग गया यानी पुरुष। अब उल्लू को अगर मादा में बताना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मादा उल्लू, यानी आपके विकल्प पर होगा वहाँ पर। फिर यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया मादा उल्लू, और पुल्लिंग में बताना है तो नर उल्लू। ठीक, तो यानी ये यहाँ पर इनको देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर समझ लीजिए। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए, जो मछली है, तितली है, जोंक है, बटेर है इत्यादि, ये नित्य स्त्रीलिंग है। इनको ध्यान रखिएगा। इनको जैसे मछली है तो नित्य स्त्रीलिंग में आता है, तो इनको बताना पड़ेगा कि मादा मछली और नर मछली। तितली, जोंक, बटेर ये इत्यादि ये है। ठीक, जैसे मादा तितली और नर तितली, जोंक हो गया, बटेर हो गया, ये यहाँ पर गिने चुने हैं कुछ। ठीक, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था संज्ञा संबंधित था, तो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति। अब संज्ञा के साथ विभक्ति जो है विशिष्ट कहलाती है। विशिष्ट कहलाती है अर्थात इस प्रकार की विभक्तियां संज्ञा शब्द से अलग प्रयुक्त होती हैं। जैसे राम, राम एक संज्ञा हो गए, लेकिन राम नाम हो गया। अब राम संज्ञा है, लेकिन राम ने, यहाँ पर ने लगा हुआ है, ये जो है यहाँ पर विशिष्ट विभक्तियां हैं जो कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती है। श्याम की, ये की जो है विशिष्ट में आ गया। छत पर जो है कमरे में यहाँ पर विशिष्ट में आ गया। ये संज्ञा के साथ यानी नाम के साथ प्रयुक्त होती है। फिर यहाँ पर देखिए, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति संश्लिष्ट कहलाती है। संश्लिष्ट यहाँ पर ठीक संज्ञा के साथ विशिष्ट और सर्वनाम के साथ जो है संश्लिष्ट, अर्थात वह सर्वनाम शब्द के साथ मिली हुई होती है। जैसे कि उसका, यहाँ पर यह संश्लिष्ट में आएगा। तुम्हें, तुम्हारा, हमारा, हमारे, मेरा, मुझको, मैंने, किसको, किसका इत्यादि, ये सब संश्लिष्ट हैं, सर्वनाम है। सर्वनाम का उपयोग कब करते हैं? संज्ञा की जगह करते हैं, यानी किसी का नाम ना लिख के, किसी का नाम ना लिख के उसकी जगह हम उसकी विशेषता, जैसे उसका इशारे में कर दिए, तो ये संश्लिष्ट में आएगा, यानी विशेषण वाले, सर्वनाम वाले में आएगा। ठीक, फिर विभक्तियों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इनका अर्थ नहीं होता है। इनका मुख्य प्रयोजन शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराना होता है। तो सर्वनाम तभी आएगा जब संज्ञा नहीं होगा वहाँ पर। संज्ञा यानी किसी का नाम, चाहे वस्तु हो, मनुष्य हो या और कोई हो नाम, तो नाम की जगह यहाँ पर हम इस्तेमाल कर ले उसका, तुम्हें, तुम्हारा, हमारा, हमारे और मेरा, मुझको, मैंने, किसको, किसका, इनका उपयोग हो जाता है। अब हम स्पेशल सर्वनाम आपको बता देते हैं। सर्वनाम देखिए, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले
पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में 11 तरह के सर्वनाम हैं जो यहाँ पर आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए ये वह का इस्तेमाल करते हैं, यानी वह जहाँ पर लग जाएगा जिस वाक्य के शुरू में, वहाँ पर संज्ञा नहीं आएगा, यानी किसी का नाम नहीं आएगा, वह यहाँ पर रहेगा, तो वह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। फिर आता है तुम, मैं, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या और सब। ये 11 तरह के सर्वनाम होते हैं। इनका इस्तेमाल हम करते हैं संज्ञा की जगह। यहाँ पर देख ले, संज्ञा के बदले पूर्वापार संबंध के प्रयुक्त होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। वह हो गया, तुम हो, तुम, मैं, आप, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या, सब। ये 11 तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 हो गए। सर्वनामों की रूप रचना पुरुष, वचन और कारक के आधार पर होती है। वहीं पुरुष का अर्थ है, जैसे कि व्यक्ति, वार्तालाप में साधारणतः 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, पुरुष वाले में अगर हम देखेंगे तो वार्तालाप में 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे यहाँ पर एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है, और जिससे बोला जाए यह सुनने वाला, और तीसरा होता है अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक, ये पुरुष का अर्थ होता है। अब यहाँ पर इनमें से बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है जो बोल रहा है, जिससे बोला जाए वह मध्यम पुरुष होता है। आपने सुना होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन दोस्तों शायद आप पहली बार समझ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उत्तम पुरुष कहते किसको हैं। तो यहाँ पर जब हम पुरुष की चर्चा किए हैं तो 3 तरह के थे। अब यहाँ पर इनमें से बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, जिससे बोला जाता है यानी जो सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है, और जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ये 3 तरह के पुरुष हो गए। अब उत्तम पुरुष में अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, यानी जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, इनका इस्तेमाल होता है। तू, तुम, आप, यानी जिससे हम बोल रहे हैं। तू भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अन्य पुरुष के लिए यह, वह, कौन, क्या, कोई, यह सर्वनाम है। ठीक, ये यहाँ पर ये अन्य पुरुष के लिए, यानी जो तीसरा पर्सन था, तीसरा व्यक्ति था, उसकी बात हो रही थी। फिर वचन, वाक्यगत सर्वनाम जिस संज्ञा रूप के बदले प्रयुक्त हुआ रहता है उसी के अनुसार सर्वनाम का वचन भी होता है। सर्वनाम के वचन के अनुसार क्रिया पद का भी वचन रखा जाता है। आदर्थ, आप, जैसे आदर के साथ किसी को हम बोलते हैं, जैसे आप हो गया, एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। अदरार्थ में जैसे आप किसी को बोलेंगे तो एक वचन है, लेकिन यह बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, और उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयुक्त होती है। यानी आप जहाँ पर लग गया बहुवचन हो गया, और जो क्रिया होगी वह यहाँ पर होगी बहुवचन की। ठीक, अब आगे का आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पर कारक आता है। सर्वनामों के कारक रूप समान नहीं है, विभिन्न सर्वनामों के अलग अलग कारक रूप होते हैं। फिर इसी से संबंधित होता है विशेषण। इसको भी देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा किसी का नाम हो गया, विशेषण जो है सर्वनाम जो है वह संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है, और जो विशेषण होता है वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। अर्थ के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुण है वाचक, और संख्यावाचक, और परिमाणवाचक, और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, ये 4 तरह के होते हैं। अब बात करेंगे हम क्रिया की। क्रिया में देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक क्रिया होती है मूल,
और दूसरी होती है यौगिक। तो ये दो प्रकार की हो गई, एक मूल हो गई और एक यौगिक हो गई। मूल क्रिया की रचना धातु से होती है, जैसे चल धातु से चलना, चला, चली, चले, चलेंगे, चलूंगी, ये चल से हो गई। तो क्रियाएं दो हो गई मूल, तो ये मूल का है, चल धातु से इनका होता है न। फिर यौगिक वाली जो क्रिया है, तो यौगिक क्रिया एक से अधिक रचना तत्वों के योग से बनती है, जैसे सो जाना, गांठना, आरंभ करना, लिखवाना, खटखटाना, ये मिश्रण से बना हुआ है। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब यहाँ पर भेद की बात हो रही है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए कर्म के आधार पर हैं, यानी जो कर्म किया जाता है उसके आधार पर अकर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का फल जब कर्ता पर ही पड़े तो वह कर्मक होता है। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे कि बालक चित्र बनाता है, इस वाक्य में कर्ता जो है बालक हो गया यहाँ पर, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य का फल चित्र पर पड़ता है। यानी बालक चित्र बनाता है तो चित्र पर पड़ता है, अतः बनाता है, सकर्मक क्रिया आ गई यहाँ पर। ठीक। यौगिक क्रिया चार प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और सहायक क्रियाएं। ठीक। फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है वह काल का आता है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल तीन रूप हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, या फिर वर्तमान, भूत, भविष्य ऐसा बोल सकते हैं। भूत काल के 8 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, नेमी भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संभव भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। लेकिन दोस्तों अगर आपके विकल्प में क्वेश्चन आए तो यहाँ पर भूत काल के आपको 6 भेद ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नेमी भूत और संभव भूत इनका जिक्र नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। इसके आगे देखिए वर्तमान काल की। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के यहाँ पर आपको बता दिए होते 8 हैं, लेकिन जो विकल्प के आंसर में आपको 6 ही बताना है। फिर वर्तमान काल के इसके 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद हैं, जैसे पहला है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण नेमी वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, समभाव वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। वहीं भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। भविष्य काल के 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हर वीडियो के बाद आपको ब्रेक की आवश्यकता होती है, इनको समझने की आवश्यकता होती है। इनको अच्छे से समझिए, जहाँ ज़रूरत हो नोट करिए, जहाँ ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हर एक वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।